बीजेपी आज 44 साल की हो गई। इस 44 साल में करीब 30 साल बीजेपी विपक्ष में रही। 5 साल के लिए सरकार में आई भी, लेकिन सहयोगी पार्टियों के दम पर। लेकिन पिछले 10 सालों में बीजेपी का ग्राफ बहुत तेजी से चढ़ा है। केंद्र में 10 साल से बीजेपी की बहुमत की सरकार है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 10 साल बाद भी बीजेपी जब चुनाव में जा रही है तो उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही है। 34 साल में जो पार्टी 200 सीट तक पहुंचने में संघर्ष करती रही, वो पहले 272 के पार, फिर 300 के पार गई और अब 400 पार जाने की बात कर रही है। पिछले 10 सालों में ये चमत्कार कैसे हुआ? कैसे नरेंद्र मोदी के चेहरे ने बीजेपी की दिशा और दशा बदल दी? देखिए इस रिपोर्ट में। ये झूठों के सरदार हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहान कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये सुनाई देता है कि मोदी जी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। कभी आसमान में, हवा में, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कभी समुद्र के अंदर जाके नीचे, पानी के नीचे हैं। मोदी ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी सेल्फ प्रमोशन करते हैं। मोदी खुद को महान बताते हैं। मोदी झूठों के सरदार। कांग्रेस के नेता कहीं भी जाते हैं, किसी भी रैली में बोलते हैं तो उनके टारगेट पर न तो केंद्र की सरकार होती है, न एनडीए होती है, न बीजेपी होती है। उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है, मोदी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दिल्ली में केजरीवाल, पंजाब में भगवंत मान, यूपी में अखिलेश यादव, बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में लालू तेजस्वी, तमिलनाडु में स्टालिन, केरल में विजयन, कश्मीर में मुफ्ती अब्दुल्ला, महाराष्ट्र में ठाकरे पवार। आखिर सबने क्यों ठानी है नरेंद्र मोदी से रार? जय मोदी जी। जब मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मिस्टर मोदी। दूसरी तरफ मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। 4 जून 400 पार। 4 जून 4 जून 4 जून। मोदी का यही दावा विपक्ष को परेशान कर रहा है। मोदी ने इस बार बीजेपी के लिए 370 सीटों का टारगेट फिक्स किया है और एनडीए को 400 पार ले जाने का दावा वो कर रहे हैं। अब विरोधी खुलकर भले ही ना कहें, लेकिन वो ये जानते भी हैं और मानते भी हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। शायद राजस्थान नया इतिहास लिखने जा रहा है। और इसके पीछे है मोदी के दावों का इतिहास और सीटों का कैलकुलेशन। 2014 में नरेंद्र मोदी ने 272 पार का नारा लगाया था। उस चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें आ गई। 2019 में मोदी ने बीजेपी के लिए 300 पार और एनडीए के लिए 350 पार का नारा लगाया था। 19 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें आ गईं और एनडीए को 353 सीटें मिली। मोदी ने बड़ा टारगेट सेट किया है। कांग्रेस के सबसे अच्छे दौर में 370 सीटें कांग्रेस ने पंडित नेहरू के वक्त जीती थी और राजीव गांधी ने 400 का टारगेट 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मिली सहानुभूति लहर की वजह से हासिल किया था। 370 सीटों तक कभी इंदिरा गांधी भी नहीं पहुंच पाई। इंदिरा ने लोकसभा में मैक्सिमम 352 सीटें हासिल की थी, जो उनको 1971 में मिली थी। राजीव गांधी ने 1984 में 414 सीटें जीती जरूर, लेकिन वो कहानी अलग थी। 84 के चुनाव में राजीव सहानुभूति लहर में जीते थे। राजीव गांधी के अलावा उनके नाना जवाहरलाल नेहरू ही लोकसभा की 371 सीटों तक पहुंचे थे। वो 1957 का चुनाव था जिसमें नेहरू के सामने कोई विपक्षी नहीं था। अब बीजेपी इस इतिहास को छूना चाहती है, 370 का टारगेट अचीव करना चाहती है, समर्थक दलों के साथ 400 पार जाना चाहती है। तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है मोदी का चेहरा, मोदी का नाम और मोदी का काम। लोगों को लग रहा है कि मोदी उस वक्त इतिहास बनाने की बात कह रहे हैं जब बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पूरे देश के लोग बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं।
लेकिन मोदी ने ये टारगेट 25 साल पहले ही सेट कर लिया था। 1999 में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर चेन्नई में मोदी ने ऐलान कर दिया था कि 21वीं सदी भारत की होगी और उसे इस मुकाम पर बीजेपी ले जाएगी। 21वीं सदी में भारतीय जनता पार्टी 21वें वर्ष में प्रवेश भी कर रही है। हमारी 20 साल की यात्रा हो चुकी है। जब हम नई सदी में प्रवेश करने वाले हैं तब, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने बात करते हुए कहा कि अगली सदी हिंदुस्तान की सदी बने, और अगर यह हमारा मकसद है, अगली हिंदुस्तान की सदी बनाना हम चाहते हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, हम हिंदुस्तानी रूप में आने वाले दिनों में उन कौन सी बातों लेकर चले ताकि हमारे प्रधानमंत्री ने एक सपना जो हमारे सामने रहा है कि अगली सदी हिंदुस्तान की सदी बने, उस सदी के सपने को पूरा करने के लिए कौन सी नींव हम डालें। मैं और आप यहां बैठ करके अगली सदी का एजेंडा सेट नहीं करते, लेकिन हमारा यह दायित्व है, तक गिरा करके ले गए हैं क्या 21वीं सदी में इस राजनीतिक संस्कृति को बचा करके देश को एक नई राजनीतिक संस्कृति की ओर ले जाने का दायित्व हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज चेन्नई जब गए हैं, तब पिछले 51 साल के, पिछले 50 साल से जनसंघ के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो एक हाथ परिश्रम करके उस राजनीतिक संस्कृति को बचाने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में वो राजनीतिक संस्कृति हिंदुस्तान राजनीति की मुख्य धारा बने। ये सपना पूरा करना हमारा दायित्व, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। 424 के चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी ने ये नंबर अचीव कर लिया तो ये बीजेपी का हाईएस्ट नंबर होगा। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार 200 सीट के आगे मोदी लेकर गए। बीजेपी को 300 के पार भी मोदी ने ही पहुंचाया और अब बीजेपी को 400 के पार भी मोदी ही लेकर जा रहे हैं। 2014 में 200 प्लस, 2019 में 300 प्लस और 2024 में 400 प्लस, जो कभी नामुमकिन लगता था उसे मोदी मुमकिन कर रहे हैं। मोदी 400 की जो बात बार बार कर रहे हैं उसमें चौंकाने वाली बात नहीं है। देश में इस वक्त 6 नेशनल पार्टीज हैं, एक बीजेपी है, दूसरी कांग्रेस, तीसरी आम आदमी पार्टी, चौथी बहुजन समाज पार्टी, पांचवी सीपीएम और छठी नेशनल पीपल्स पार्टी। 2014 के बाद से अगर बीजेपी को छोड़ दें तो हर पार्टी का ग्राफ या तो नीचे की तरफ जा रहा है या उसमें बहुत फर्क नहीं आ रहा। यहाँ पर हम 3 पार्टियों की बात करेंगे। एक सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, दूसरी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, तीसरी सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी। अगर 2014 और 2019 के नतीजों को देखें, 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीती, कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 21 सीटें ज्यादा जीतकर अपना नंबर 303 पर पहुंचा दिया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों का ही फायदा हुआ, वो 52 सीटों तक पहुंच पाई। आम आदमी पार्टी की सीटें घटकर सिर्फ 1 रह गई। और इन दोनों चुनावों का सबसे बड़ा फैक्टर थे मोदी, बीजेपी के लिए भी और विपक्षी पार्टियों के लिए भी। आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। मोदी के खिलाफ ना तो एंटी इनकम्बेंसी है, ना ही उनका करिश्मा कम हुआ है, उल्टा ये और बढ़ गया है। विपक्ष की चिंता इसी बात को लेकर है, इसीलिए मोदी पर हमले तेज हो गए हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा। पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है। हर जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं।
दिया 15 लाख। अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई। वो हमेशा यही कहते हैं, हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं। अब मुझे इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार है। मैंने ये किया, मैंने आजकल सबसे चर्चे में है वो मोदी जी। अब रेलवे लाइन तो पहले ही डाले हुए थे, अब मोदी क्या कर रहे हैं, उस पे एक एक ट्रेन छोड़ना, हरी झंडी बताना। आपको सिर्फ ये सुनाई देता है 400 पार, आपको सिर्फ ये सुनाई देता है कि मोदी जी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। कभी आसमान में, हवा में, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कभी समुंदर के अंदर जाके नीचे, पानी के नीचे हैं। तो यही दिख रहा है आपको, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि आज इस देश की असली परिस्थितियां क्या है। ये सिर्फ आपको अपने जीवन में दिख रहा है, अपने अनुभव में दिख रहा है। सिर्फ आपके संघर्ष आप पहचान रहे हैं, इस देश की सरकार इसको पहचान नहीं रही है। जयपुर में कांग्रेस नेता अपना न्याय पत्र जनता को बताने के लिए आए थे। कांग्रेस के नेता बार बार महंगाई, बेरोजगारी का इशू उठाकर जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस चुनाव में नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है कि मोदी अमीरों का काम करते हैं, देश के लोगों की नहीं सोचते, लेकिन इसमें नया कुछ नहीं है। यही बात कांग्रेस ने 2019 में कही थी, उसके बाद हुए कई असेंबली इलेक्शंस में कही थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई। 2014 में कांग्रेस को लगा कि मोदी की जीत उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है। 2019 में कांग्रेस को लगा कि मोदी से नाराजगी उन्हें जीत दिला देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2024 में कांग्रेस मोदी के डिक्टेटर होने वाले नैरेटिव से आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन बीजेपी के पास कांग्रेस के हर आरोप का जवाब है। बीजेपी लोगों को बता रही है कि मोदी के आने के बाद क्या बदला। जो भारत दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज जाना जा रहा है, जो भारत सुरक्षित भी है, जो भारत आज अपनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है, जो भारत दुनिया के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए आज भारत दुनिया को दे रहा है। और यही नहीं, गरीब कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए, इसका मॉडल भी दुनिया के अंदर कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है। नौजवान की आजीविका हो या भारत की आस्था का सम्मान, पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को टच करने के लिए, लेकिन आज कोई हिचक नहीं। जो भारत का है, भारतीयता का है, भारत के हित में है, मोदी जी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में कोई हिचक नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं। 2014 की हार के बाद कांग्रेस को लगा था कि ये सिर्फ एक चुनाव की बात है, उसे इतिहास पर भरोसा था। कांग्रेस के नेता 2019 में भी बार बार 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी की हार का जिक्र करते रहे, लेकिन मोदी बाजी मार गए। कांग्रेस को यह अंदाजा ही नहीं लग रहा कि बीजेपी बदल गई है, ये मोदी की बीजेपी है। वक्त बदल चुका है। जो पार्टी कभी 2 सांसदों वाली पार्टी थी, वो 400 तक जा रही है। जो पार्टी कभी 400 सांसदों वाली पार्टी थी, वो घटकर 40 तक आ गई है। कांग्रेस और बीजेपी का ग्राफ एकदम उल्टा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जनरेशन चेंज हुआ। बीजेपी में अटल और आडवाणी के बाद नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान है। जनरेशन चेंज कांग्रेस में भी हुआ। राजीव और सोनिया के बाद उनके बेटे राहुल गांधी पार्टी चला रहे हैं। जो लोग पूछते हैं कि क्यों मोदी को नहीं हराया जा सकता और राहुल से ये काम क्यों नहीं हो सकता, उनको ये नंबर देख लेना चाहिए। अगर गौर से देखें तो अपनी स्थापना से लेकर अब तक बीजेपी का जो ग्राफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रहा है, वो पहले कभी नहीं रहा। मोदी के नेशनल सिनेरियो में आने से पहले बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें 1998 और 1999 में हासिल की।
अटल आडवाणी जैसे बड़े नेताओं के रहते बीजेपी का नंबर 182 तक ही पहुंच सका, लेकिन मोदी ने बीजेपी को पहले 272 पार, फिर 300 पार पहुंचाया और अब 400 की बारी है। ये करिश्मा मोदी ने कैसे किया, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था। ब्राह्मण पीएम फेस की वजह से पिछड़े, आदिवासी, दलित वोटर खुद को पार्टी से एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे। मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं, इसका फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी दलित, आदिवासी, ओबीसी सबकी पार्टी बन गई। चुनाव के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। सीएसडीएस के मुताबिक पिछले 35 साल में बीजेपी का वोट 13 गुना बढ़ गया।